मौसम। 1 घंटे बाद बारिश शुरू हो गई। उसके 10 मिनट बाद ही तेज धूप निकल गई। धूप निकलने के बाद आपने आकाश में इंद्रधनुष को देखा। इंद्रधनुष को देखने के बाद फिर से हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। अचानक आपको गर्मी के मौसम में भी ठंड महसूस होने लगी। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब है मौसम। हम आज बात करेंगे उस मौसम की जो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में और कभी कभी तो कुछ मिनटों में ही बदल जाता है। लेकिन इसको समझे कैसे? तो यही मैं बताऊंगी आज के चैप्टर में कि मौसम क्या है, मौसम के कारक क्या हैं और मौसम के कौन कौन से तत्व होते हैं, इनको कैसे मापा जा सकता है और साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान क्यों जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मौसम को समझना। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है और बुक का नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ये आपकी न्यू सिलेबस की बुक है और ये बुक 2026 और 27 के लिए आई हुई है। चैप्टर के अभ्यास प्रश्न और अधिक प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझाया जाएगा और ये मेरा वादा है कि इस चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आप उसे जरूर हल कर लेंगे। तो तैयार हो जाइए कॉपी और पेन के साथ चैप्टर को संपूर्ण रूप से समझने के लिए। इसके पहले मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि पिछले साल 6 क्लास की न्यू बुक आई थी और हमें जैसे लग रहा था कि शायद नया सिलेबस है तो क्वेश्चन आंसर जो है वो इतने डीपली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी अपनी सभी वीडियो में क्वेश्चन आंसर जो किए थे बहुत डीपली दिए हुए थे और आप यकीन मानिए कि एक एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आया हुआ था। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो चैप्टर है उसमें से अभ्यास प्रश्न ही आपके लिए आएंगे या कुछ ऊपरी क्वेश्चन ही दे दिए जाएंगे। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। चैप्टर के अंदर से भी घुस घुस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो मैंने ये चैप्टर उसी हिसाब से ही तैयार किया है। भले ही आपको कुछ क्वेश्चन रटने ना पड़े, आप एक बार पढ़ के ही उनको समझ जाएंगे। इसलिए आपको हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा लगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप उनको एक बार भी अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आएंगे और आप उसको पेपर के समय अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बुक पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन प्रश्नों को करने के बाद। तो मेरा नाम है सुमन गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं मौसम को समझना चैप्टर 2। सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न करेंगे और इसके बाद अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि मौसम के तत्वों को उनको मापने वाले उपकरणों के साथ मिलान कीजिए। यानी हम मौसम के तत्वों को जब मापते हैं तो उसके लिए कुछ मापन वो होते हैं, उपकरण होते हैं। तो उनके बारे में है कि सबसे पहले आर्द्रता मापी जिसको हम हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। दूसरा है पवन वेग मापी जिसको एनीमोमीटर कहते हैं। वायुदेव ताप मापी बैरोमीटर, ताप मापी थर्मामीटर और वर्षा मापी रेन गेज। तो इनका मिलान करना है आपको। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। सबसे पहले प्रयुक्त उपकरण और मौसम के तत्व, यानी आर्द्रता मापी से हम आर्द्रता को मापते हैं और इसे इंग्लिश में हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। दूसरा है पवन वेग मापी जिसको एनीमोमीटर कहते हैं और ये मापता है वायु की दिशा और गति को। तीसरा है वायु दाब मापी। वायु दाब मापी को हम इंग्लिश में बैरोमीटर कहते हैं और ये वायुमंडलीय दबाव को मापता है। चौथा है हमारा ताप मापी थर्मामीटर, जो तापमान को मापने के काम लाया जाता है। और पांचवा है वर्षा मापी रेन गेज, जिससे हम वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन को मापते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, ज्योत्सना यह सोच रही है कि जून में मुंबई में अपने विद्यालय यात्रा के समय कौन से कपड़े साथ ले जाए। वह मौसम के पूर्वानुमान को देखती है जो 29 डिग्री सेल्सियस और 84% आर्द्रता की भविष्यवाणी करता है। आप उसको क्या सलाह देंगे?
उत्तर है उसे अपने साथ हल्के रंग के सूती और लिनन के ढीले वस्त्र ले जाने चाहिए जो पसीने को सोख सके। इसके अलावा उसे छाता, रेनकोट, टोपी भी अपने साथ जरूर रखनी चाहिए। गीले मौसम के लिए आरामदायक जूते, चप्पल भी साथ ले जा सकती है। 29 डिग्री सेल्सियस और 84% आर्द्रता की भविष्यवाणी का मतलब है कि वहां पे तेज धूप भी होगी और साथ ही यानी गर्मी के साथ साथ वर्षा के भी पूरे चांस हैं, जिसलिए उसको हल्के सूती वस्त्र रखने की बात कही गई है और साथ ही उसे रेनकोट, छाता जैसी चीजों को भी रखने के लिए बोला गया है। अगला प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आपका एक छोटा समूह वर्षा मापी यंत्र स्थापित कर रहा है। यहाँ उसे स्थापित करने के स्थान के कुछ विकल्प दिए गए हैं। विद्यालय का सब्जी उद्यान, विद्यालय भवन की छत, ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान, विद्यालय परिसर की दीवार, विद्यालय प्रयोगशाला का बरामदा। अपने समूह के साथ चर्चा कीजिए और सर्वाधिक उपयुक्त स्थान का निर्धारण कीजिए। अपने निर्णय के कारणों को लिखिए। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि ये स्थान है और यहाँ पे सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है जहां पे आप वर्षा मापी यंत्र को लगा सकते हैं। उत्तर है विद्यालय प्रयोगशाला का बरामदा, यानी विद्यालय प्रयोगशाला का जो बरामदा है वो सबसे उपयुक्त जगह है। कारण क्या है कि यहाँ पर सीधी धूप जो है वो नहीं आती, उससे दूरी है थोड़ी सी, और हवादार स्थान है, और तीसरा है कि सही तापमान की माप यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे दिया हुआ है कि दैनिक मौसम मापदंड जम्मू और कश्मीर, ये सायकाल की बात हो रही है और दिनांक है 1 फरवरी 2024। यहाँ पे दिया हुआ है कि दिनांक का अधिकतम तापमान, दिनांक का न्यूनतम तापमान कितना था, 8:30 बजे से 5:30 बजे तक मिलीमीटर में सेंटीमीटर में जो रेनफॉल था वो कितना हुआ, और 24 घंटे में 8:30 बजे तक होने वाली वर्षा की मात्रा और सापेक्षिक आर्द्रता कितनी थी, और उसके हिसाब से सारे जो जम्मू कश्मीर के शहर है वो दिए हुए हैं, जैसे श्रीनगर है, कांजीगुंडम है, पहलगाम है, कुपवाड़ा है, कुकेरंग है, गुलमर्ग है और मुजफ्फराबाद है। ये टेबल आपको देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ऐसे ही एक दो स्थान दिए जाएंगे और ऐसी शीट बना के दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए कहाँ पर क्या चीजें हैं जो वो ज्यादा है या कम है। तो इसमें नीचे दिया है कि ध्यान दे, ACT का मतलब होता है एक्चुअल अर्थात वास्तविक, NOR नॉर्मल अर्थात सामान्य, DEP का मतलब डिपार्चर अर्थात सामान्य से हटकर, RF रेनफॉल अर्थात वृष्टि, S/N यानी स्नोफॉल अर्थात हिमपात, और TR ट्रेस अमाउंट अर्थात वर्षण की माप। तो इस टेबल को पढ़ने के बाद ये पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना इसके आप जो उत्तर है वो नहीं दे पाएंगे। अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि नीचे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जम्मू और कश्मीर से ली गई एक सारणी है जिसको हम ऊपर देख चुके हैं। उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए दिखाए गए दिन को जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में मौसम की स्थिति को दर्ज करने हेतु एक लघु आलेख आपको लिखना है। इसमें संकेत दिया हुआ है कि ताप सीमा बताना है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान बताना है, आर्द्रता, वर्षा आदि को इसमें सम्मिलित करना है। तो हम देख लेते हैं इसका उत्तर। 1 फरवरी 2024 को जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में अत्यधिक ठंड, भारी हिमपात और उच्च आर्द्रता के साथ गंभीर सर्दियों का मौसम बना रहा। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर ट्रेस अमाउंट, यहाँ बहुत ही मामूली वर्षा दर्ज की गई थी। गुलमर्ग में सबसे अधिक 35 यानी 35 सेंटीमीटर हिमपात हुआ जो सबसे ठंडा क्षेत्र भी रहा, और कांजीगुंड, कुकरेंग, गुलमर्ग में सबसे अधिक 24 घंटे में 35 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मुजफ्फराबाद, श्रीनगर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो ये हमने मौसम के बारे में सारी जानकारी दे दी, एक स्थान के बारे में। अब शुरू करते हैं अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में तो करने ही करने हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करने हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे इसमें क्वेश्चन वो हैं जो केवल आपके समझने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको इग्नोर मत करिएगा। आप भले ही कुछ क्वेश्चन करिए लेकिन पढ़िए सभी को और आंसर को लिखिए जरूर। पहला प्रश्न है कि हम अपने आसपास के मौसम का आकलन, निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। ये चैप्टर में पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है।
अपने आसपास के मौसम के आकलन और निरीक्षण के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करना होगा जिससे हमें सही स्थिति का पता चल जाए। जैसे बैरोमीटर से हम वहां के वायुदाब का पता कर सकते हैं, वर्षा मापी से बारिश का, एनीमोमीटर से हवा की गति का और ताप मापी से तापमान और आर्द्रता। अगला प्रश्न है, मौसम की भविष्यवाणियां किस प्रकार हमारी मदद करती हैं? उत्तर, भारी वर्षा, तूफान, सुनामी, सूखा, हीट वेव जैसी आपदाओं के पूर्व अनुमान से समय पर अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं जिससे जान माल की रक्षा होती है, आपदा प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद मिलती है, समय से पहले सुरक्षा का मिलना, देश की आर्थिक रूप से मजबूती और बड़े खतरों से कम नुकसान। ठीक है, तो अगर मौसम की भविष्यवाणियां होती हैं तो हम काफी हद तक जैसे तूफान आ रहा है, वर्षा आ रही है, तेज सुनामी आ रही है, ये सूखा या हीट वेव है, तो इसके लिए पहले से तैयार हो जाते हैं और इससे क्या होता है, जान माल की रक्षा होती है। माल यानी पैसा और जान तो आप समझते ही होंगे। और आपदा प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद मिलती है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है तो वहां पे कैसे किया जाए और कैसे लोगों तक सुविधा पहुंचाई जाए, है ना। ये सब चीजें हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और समय से पहले ही कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो इसके पहले ही हमें सुरक्षा मिल जाती है। और जब जान माल का खतरा कम होता है तो जाहिर सी बात है देश की आर्थिक रूप से भी मजबूती देश को मिलती है और बड़े खतरे जो है वो कहीं ना कहीं हम उनको टाल देते हैं। अगला प्रश्न है कि मौसम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि मौसम क्या है। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। किसी समय और स्थान विशेष पर पृथ्वी की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन, दाब मिलकर किसी स्थान विशेष पर मौसम को परिभाषित करते हैं। यानी किसी क्षेत्र में ये सब चीजें इफेक्ट डालती हैं कि वहां का मौसम कैसा हो। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल क्या है। वायु कुछ गैसों का संगठन है। ये वायु पृथ्वी के चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए है जिसे पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। यानी वो वायु, वो गैसों का पुंज जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं आसान शब्दों में। अगला प्रश्न है कि पूर्वानुमान क्या होता है। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का मतलब होता है जब कोई घटना नहीं घटी है और उसके बारे में हम पहले से ही कोई अंदाजा लगा लें या पूर्वानुमान लगा लें, उसे हम बोलते हैं पूर्वानुमान, है ना। तो पहले से अनुमान लगाना जैसे मौसम के विषय में। अगला प्रश्न है जल वाष्प क्या है। जल का तरल रूप से गैसीय रूप में बदलना जल वाष्प कहलाता है। ओला तथा सही वृष्टि में अंतर बताएं। ओला आकाश से वर्षा के साथ गिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जबकि सही वृष्टि जमी हुई अथवा आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा होती है। यानी वर्षा जो है वो जैसे पानी के रूप में होती है ना, वैसे सही वृष्टि जो है वो बर्फ के रूप में होती है। यानी हल्की हल्की बर्फ जो है वो आपके ऊपर गिरेगी, जबकि ओला है वो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अगला प्रश्न है वर्षण क्या है। जल का वर्षा के रूप में, ओले के रूप में या हिम के रूप में गिरना ही क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। पवन क्या है। हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहना जिसमें उसकी गति और दिशा सम्मिलित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। प्रश्न 10 है कि मौसम के विभिन्न तत्व क्या हैं। तापमान, वर्षण यानी वर्षा, दबाव और पवन, आर्द्रता, ये सब क्या है, मौसम के तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की विशेषताएं बताइए। क्षोभ मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहाँ होती हैं जैसे वर्षा, बादल, कोहरा, बिजली चमकना, आंधी और तूफान। ये क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहाँ होती हैं जैसे वर्षा, बादल, कोहरा, बिजली चमकना, आंधी और तूफान। यह वायुमंडल की सबसे निचली व सबसे सघन परत भी होती है। अब देखिए ये हमारी जो वायुमंडल है जो पृथ्वी को
पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है ना, आप देख भी रहे होंगे पर्वत पठार ये सब है। और इसमें सबसे पहली जो परत दिखाई दे रही है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं इंग्लिश में, और क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद होती है ओजोन लेयर, है ना, समताप मंडल में। और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं। इसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर ताप मंडल आता है, फिर बाह्य मंडल आता है। ठीक है, इस तरह से 5 मंडल हैं वायुमंडल में। और हमने इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो पढ़ा है वो है आपका क्षोभ मंडल, है ना। अगला प्रश्न है, प्रकृति के संकेतों के कुछ उदाहरण दें। प्रकृति किसी भी विपदा को आने से पहले संकेत देती है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आसपास के लोग देखकर समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, वर्षा होने वाली है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाले हैं। तो ऐसे कुछ संकेत हैं। पहला है कि टटराता हुआ मेढक। अगर मेढक टटरा रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर वर्षा की संभावना है, वर्षा होने की पूरी संभावना है। अगला है चींटियों द्वारा अपने अंडों को उच्च स्थान पर ले जाना, यानी चींटियों के जो अंडे होते हैं वो धीरे धीरे करके वो ऊंचे स्थान पर ले जाती हैं। जब ऐसा आपको कहीं दिखे तो इसका मतलब है उस स्थान पर भारी वर्षा होने वाली है। अगला प्रश्न है चीड़ के शंकु का खुलना या बंद होना। तो जब चीड़ का जो शंकु होता है वो अगर खुल या बंद हो रहा है तो इसका मतलब वो आर्द्रता को दर्शा रहा है कि यहाँ पर कितनी आर्द्रता है ना। आर्द्रता का मतलब आगे हम देखेंगे। आर्द्रता यानी वायु में जो जलवाष्प की नमी होती है, जलवाष्प होता है, उसे ही हम बोलते हैं आर्द्रता। अगला प्रश्न है मौसम का वर्णन करने के लिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन में मौसम का वर्णन करने के लिए हम गर्म ठंडा, है ना, मौसम गर्म है, मौसम ठंडा है, वर्षा हो रही है, मेघ आए हुए हैं, आर्द्रता ज्यादा है, मौसम बर्फीला ठंडा है, तूफानी है, तापमान, है ना, आदि शब्दों का उपयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, इसमें कुल कितनी परतें हैं। सबसे निचली परत का वर्णन कीजिए, सबसे निचली परत के बारे में बताइए। तो उत्तर है वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती हैं, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है। और इसकी सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है, जो पृथ्वी की सतह से सबसे निकट है। और इसकी अगर बात करें क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा, ओला, तूफान, बारिश, ये सब उसी में होता है। यहाँ सभी स्थलीय वनस्पतियां एवं प्राणी निवास करते हैं। यह पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक ऊपर की ओर विस्तृत है। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की परत ध्रुवों पर कम क्यों है। अब हमने यहाँ पर जो ऊंचाई ली है, कहते हैं यह पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर तक ऊपर की ओर है, तो 6 से 18 किलोमीटर क्यों लिखा गया है। ये सीधे 18 किलोमीटर भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसमें अंतर है। क्षोभ मंडल की परत ध्रुवों पर कम क्यों है। तो ध्रुवों पर ये ज्यादा होती है और विषुवत रेखा पे ये कम होती है ना। क्यों है, क्या कारण है इसका कि उत्तर हाँ, ध्रुवों पर ठंडी वायु सिकुड़ती है, जिसके कारण यहाँ क्षोभ मंडल की परत 6 किलोमीटर तक ही पाई जाती है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु फैलती है, जिसके कारण इसकी लंबाई वहां 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं। एकदम आसान है, आपने कई बार पढ़ लिया है इसको भी। उत्तर है क्षोभ मंडल में। ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब क्या है। वायु का वह दबाव जिसे हम पृथ्वी की सतह पर अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है कि तापमान, टेम्परेचर क्या बताता है। उत्तर है वायुमंडल कितना ठंडा अथवा गर्म है, ये हम टेम्परेचर यानी तापमान से ही पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अगला प्रश्न है मौसम विज्ञान क्या है, इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक क्या कहलाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल और उसमें होने वाली सभी अल्पकालिक घटनाओं के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। मौसम विज्ञान का अध्ययन करने वाला व्यक्ति मौसम विज्ञानी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि तापमान को मापने के 2 प्रमुख पैमानों के नाम लिखिए। तो तापमान को हम सेल्सियस में भी मापते हैं और साथ में फ़ारेनहाइट में भी हम मापते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के तापमापी को अधिक पसंद किया जाता है। तो तापमापी, अंकीय डिजिटल तापमापी को अधिक पसंद किया जाता है, जिसमें अंकों द्वारा ताप को दिखाया जाता है, क्योंकि यह ज्यादा सटीक होते हैं और अधिक आंकड़े दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है
ताप सीमा क्या है? एक विशेष अवधि यानी एक विशेष अवधि में करें या 24 घंटे के दौरान एक दिन में कितना तापमान अधिकतम था और कितना तापमान कम था। तो अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाना ही क्या कहलाता है? ताप सीमा कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, अधिकतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान, और जब वो आएगा तो ताप सीमा निकल के आ जाएगी। तो अगर हम उदाहरण लें कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान अधिकतम था दिन का, और 19 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम था एक दिन का। तो अगर हम ताप सीमा निकालेंगे तो निकलेगा उसका 16 डिग्री सेल्सियस, ऐसे। अगला प्रश्न है कि औसत दैनिक तापमान को कैसे निकाला जाता है? अब औसत दैनिक तापमान को अगर हम निकालें तो अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान बटे 2, है ना। और उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि मान लीजिए कि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और जो मिनिमम न्यूनतम तापमान था वो 24 डिग्री सेल्सियस था। दोनों को प्लस कर देते हैं और बटे 2 कर देते हैं, है ना। तो अब जो टोटल करके आएगा वो सिर्फ 62/2 आएगा, और 62/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 31 डिग्री सेल्सियस जो है इसका औसत दैनिक तापमान निकल जाएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन वो जरूर देते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवेश क्या है? हमारे आसपास का वातावरण परिवेश कहलाता है। अगला प्रश्न, मौसम विज्ञान की स्थापना कब की गई? इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में की गई थी, यानी 1875 में की गई थी, और इसका आदर्श वाक्य है आदित्यात् जायते वृष्टि। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वर्षा मापी यानी रेन गेज। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर चक्कर आना, सांस फूलना अथवा थकावट हमें क्यों होती है? जब भी हम ऊंचे स्थानों पर यानी पहाड़ों पर जाते हैं तो ये समस्या सबके साथ होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऊंचे स्थानों पर क्योंकि वायु का दबाव उच्च स्थान में हमेशा कम रहता है, जबकि समुद्र तट के पास तथा मैदानों में यह दाब सबसे ज्यादा रहता है। ऊंचाई पर दबाव कम होने पर हमारे फेफड़ों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है, रक्त में भी ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर हमें गतिशील रखने के लिए अधिक परिश्रम करने लगता है, जिससे सांस फूलना, चक्कर आना तथा थकावट आदि का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, तूफान तथा चक्रवात आने के क्या कारण है? तो तूफान और चक्रवात आने का मेन कारण है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब तटीय क्षेत्रों तथा मैदानों में हमेशा अधिक होता है, परंतु जब कभी यह अचानक गिरने लगता है तब तूफान तथा चक्रवात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है कि गर्त, डिप्रेशन तथा निम्न दाब तंत्र, लो प्रेशर सिस्टम क्या है? वायुमंडलीय दाब नीचे के मैदानों तथा तटों पर हमेशा अधिक पाया जाता है, परंतु जब यह अचानक कम हो जाता है तो चक्रवात तथा तूफान की संभावना बढ़ जाती है। इसे ही निम्न दबाव तंत्र, लो प्रेशर सिस्टम या गर्त, डिप्रेशन की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है वायु दाब मीटर यानी बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, समुद्र तल में सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है? उत्तर है 1013 मिलीबार। जब यह 1000 से कम रह जाता है तो इसको निम्न दाब समझा जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यानुकूलन का अर्थ बताएं। नई जलवायु अथवा नई परिस्थितियों में स्वयं का समायोजन ही पर्यानुकूलन कहलाता है। पवन क्या है? उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर वायु का प्रवाह ही पवन कहलाता है। पवन के दो महत्वपूर्ण कारक बताइए, गति और दिशा। अगला प्रश्न है कि पवन की गति तथा दिशा का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, वायुयान चालकों तथा नाविकों को यात्रा के लिए, और कृषक द्वारा आने वाली वर्षा का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है कि पवन की गति और दिशा को कैसे मापा जाता है? तो पवन की गति और दिशा को मापा जाता है वात दिक्सूचक यंत्र से यानी विंड वेन से। विंड शॉक क्या है? हवाई अड्डों पर वात दिक्सूचक यंत्र को विंड वेन या विंड शॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता क्या है? वायु में जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। वायु की आर्द्रता को किस रूप में मापा जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता में इसको मापा जाता है। शुष्क मौसम तथा आर्द्र मौसम में वायु की आर्द्रता कितनी होती है? उत्तर है, शुष्क मौसम में आर्द्रता 20 से 40%,
आर्द्र मौसम में आर्द्रता 60 से 80% और जल वाष्प से संतृप्त वायु 100%। यानी जब बिल्कुल बारिश होने की कंडीशन हो जाती है तो उस समय जो वायु होती है वो संतृप्त हो चुकी होती है, 100% हो चुकी होती है जलवाष्प से। अगला प्रश्न है कि किस मौसम में कपड़े जल्दी सूखेंगे? गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं, लेकिन इसमें आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। मौसम में आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, आर्द्रता जो है वो कम होनी चाहिए। आर्द्रता को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर के माध्यम से आर्द्रता को मापा जा सकता है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन क्या है? एक ऐसा स्वचालित यंत्र है जो तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, दिशा, वर्षा, दाब को मापने के लिए विभिन्न सेंसरों का उपयोग करके पर्यावरणीय एवं मौसमी जानकारी प्राप्त कर इसकी पूर्व सूचना प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया था? तो ये किया था ग्लेशियर लेक जो है सिक्किम में। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको इसके प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। और ये मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि चैप्टर पढ़ने के बाद, यानी ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट कीजिएगा कि आपको जो ये वीडियो है वो कैसी लगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।